हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 4 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। आरआरबी ग्रुप डी 2018 नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा। सारे ही पार्ट्स इस सीरीज के आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक आप करेक्शन करना। पार्ट 4 में जो पार्ट 4 था उसका क्वेश्चन नंबर जो 95 था, वहाँ जब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो वहाँ मैंने आपसे कहा था कि जो मायोपिया है उसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस और कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस। यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना, मैंने ठीक उल्टा बोल दिया था। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। वैसे पार्ट 4 में अब आपको ये पार्ट नहीं मिलेगा जो मैंने बताया था, क्योंकि मैंने उसको वहाँ से हटा दिया हुआ है। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ होंगे जिन्होंने देखा होगा और वो नोट कर लिए होंगे, तो आप ध्यान से इस चीज़ को ठीक कर लेना। मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। मैंने उस पार्ट में उल्टा बोल दिया था, तो आप इस चीज़ को अच्छे से करेक्ट कर लेना। अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 101 से, क्योंकि 100 तक तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 4 पार्ट्स मिला करके। 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारा पावर होता है वो V इंटू में I होता है। हमें डायरेक्ट V दे रखा है यानी कि विभवांतर वोल्टेज 240 और I यानी कि विद्युत धारा 0.6। सॉल्व करेंगे तो 144 वाट हमारा आंसर आएगा। ए हमारा राइट आंसर। इका एल्यूमिनियम और आधुनिक आवर्त सारणी। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। मेंडलीव साहब ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली स्थान को छोड़ दिया था और कहा था यहाँ पर जो तत्व आएगा उसे हम इका एल्यूमिनियम बोलेंगे, यहाँ पर जो तत्व आएगा उसे इका बोरोन बोलेंगे, यहाँ पर जो तत्व आएगा उसे इका सिलिकॉन बोलेंगे। तो सवाल आपसे ये पूछा है कि जो इका एल्यूमिनियम वाला खाली स्थान था आज के आधुनिक आवर्त सारणी में, वहाँ पर कौन सा तत्व है, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इका बोरोन की जगह पर स्कैंडियम है, इका एल्यूमिनियम की जगह पर गैलियम है, इका सिलिकॉन की जगह पर जर्मेनियम है। हमसे पूछा है इका बोरोन, तो गैलियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है? आपको ध्यान में रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है हीलियम के पास और मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है सीजियम के पास। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनीकरण ऊर्जा, इसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। तो हमसे उच्च पूछा है ना, तो आंसर हमारा हीलियम हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछता तो हमारा आंसर सीजियम हो जाता। वैसे आप एक चीज़ और ध्यान में रखो कि हम आवर्त सारणी में जब हम अपने आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो घटती चली जाती है। और जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आए तो आयोनाइजेशन एनर्जी, माफ़ करना, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती चली जाती है और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती चली जाती है। मैंने आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा। इस आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हो और देख सकते हो, वहाँ मैंने कुछ डिटेल में बताया हुआ है। काला जड़ के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण होता है। हमसे सवाल पूछा है जो काला जड़ करने वाला ऑर्गेनिज्म है उनके प्रजनन के बारे में कि किस प्रकार का होता है। काला जड़ होता है लिशमेनिया प्रोटोजोन के कारण। काला जड़ होता है लिशमेनिया प्रोटोजोन के कारण, और इसमें होता है अलैंगिक प्रजनन, द्विविखंडन। तो आपसे वही पूछा है कि द्विविखंडन जो हुआ, सवाल क्लियर नहीं किया हुआ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो द्विविखंडन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। पहला वो जिसका कोई तल फिक्स नहीं है, जैसे कि अमीबा में जो द्विविखंडन है वो किसी भी तल में हो जाता है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है इसका। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन के अंदर ये फिजन होगा। और तीसरा होता है ट्रांसवर्स। तो लिशमेनिया में क्या होता है? लिशमेनिया में होता है लॉन्गिट्यूडनल। जब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है तो जो 2 नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जो 2 नए जीव बनेंगे, यानी जो 2 नया प्रोटोजोन बनेगा वो एक लेफ्ट में बनेगा और एक राइट में बनेगा।
लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होगा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उनमें ट्रांसवर्स फिजन होता है, अनुप्रस्थ विखंडन होता है। अब बोर्ड वाले ने यहाँ पर युग्मक क्यों दिया है ये मुझे नहीं पता, सिंपली अनुप्रस्थ द्विविखंडन लिख देता, अधोमुखी द्विविखंडन लिख देता, युग्मक का क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। तो जिनमें ट्रांसवर्स होता है उनमें जो दो नए जीव उत्पन्न होंगे प्रजनन के बाद, वो एक ऊपर बनेगा और एक नीचे, ठीक है, एक अप और एक डाउन, ये अंतर हो जाता है। जैसे मान लो कोई ये ऑर्गेनिज्म था, इनमें द्विविखंडन हुआ, जब द्विविखंडन हुआ तो एक ऊपर बना इस प्रकार से और एक नीचे बना। तो अब देखो ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स फिजन, अनुप्रस्थ विखंडन, और ये था हमारा लिशमनिया के अंदर अधोमुखी विखंडन बोल दो या फिर अनुदैर्घ्य बोल दो, अनुदैर्घ्य विखंडन, अनुदैर्घ्य विखंडन। और ये ध्यान में रखना कि ये द्विविखंडन है, अनुदैर्घ्य द्विविखंडन। तो लिशमनिया के अंदर अनुदैर्घ्य द्विविखंडन, और अमीबा के अंदर ये कोई फिक्स नहीं है कि इसमें कौन सा होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, कोई फिक्स प्लेन नहीं है। ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक जटिल अस्थायी उत्तक है, तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये है सरल अस्थायी उत्तक। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों होते हैं जटिल अस्थायी उत्तक। त्वरण की विमा होती है, त्वरण की विमा लिखना है, तो जिस भी भौतिक राशि का आप विमा लिखना चाहते हो तो या तो आपको पता होना चाहिए उसका यूनिट, या फिर कोई ऐसा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें आपको वो भौतिक राशि देखने को मिलती है। मैं आपको दो भौतिक राशि का डायमेंशन बताता हूं जो आप डायरेक्ट याद रखो। एक है बल का, एक है बल का MLT-2, दूसरा है कार्य का, कार्य का या फिर बोल दो ऊर्जा का, एनर्जी का, ये है ML²T-2। ये दोनों भौतिक राशि का जो बीमा है, अगर आपको ये याद होगा तो आप बहुत सारे भौतिक राशियों का बीमा निकाल सकते हो। तो इस पर हम आते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं यूनिट से। त्वरण का एसआई मात्रक आप सब जानते होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर ये आता है लेंथ के लिए, जब भी लेंथ के लिए आए यूनिट तो आप विमेय सूत्र में कैपिटल L लिखेंगे। सेकंड आता है टाइम के लिए, जिसके लिए हम कैपिटल T लिखते हैं। और जब द्रव्यमान आ जाए, यानी जहाँ भी kg हो तो वो द्रव्यमान के लिए आया है, वहाँ पर हम कैपिटल M लिखेंगे। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर है यानी कि लेंथ के लिए आया है, तो यहाँ पर कैपिटल L हो जाएगा और बट्टे में T स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेकंड का स्क्वायर है। तो LT-2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान नहीं है तो हम लिख सकते हैं m पे पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर पर, किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर m 0 लिख सकते हैं, l पे पावर कुछ नहीं है तो 1 होता है, ये सब आप जानते होंगे। तो ये हमारा विमीय सूत्र आ गया। अब देख लो आंसर कौन होगा यहाँ पर, M0L1T-2, ए हमारा राइट आंसर होगा। अब मान लो बल का आपको मालूम होता कि MLT-2 है, तो आप क्या करते हैं, बल का विमीय सूत्र लिखते हैं MLT-2। बल बराबर आप जानते हो ये होता है द्रव्यमान और गुणे में त्वरण, और द्रव्यमान के लिए हम विमीय सूत्र M लिखते हैं। तो यहाँ से M और M खत्म हो जाएगा और त्वरण बराबर आ जाएगा LT-2। तो अगर आप ये दोनों विमीय सूत्र ध्यान में रखते हो, बल का और कार्य का, तो आप बहुत सारे भौतिक राशियों का विमीय सूत्र लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। कार्य बराबर हमारा होता है बल गुने में विस्थापन। जब आपको सवाल में ये समझ ना आए, ये चीज़ क्लियर ना किया गया हो कि बल और विस्थापन का दिशा क्या है, बल किस दिशा में है, विस्थापन किस दिशा में है, जब आपको ये क्लियरली पता ना चले सवाल से, सवाल में नहीं दिया हो, तो आप ये मान कर चलना कि जो बल का दिशा होगा वही विस्थापन का दिशा होगा, और W बराबर FS आप लगा सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर देखो, आपको दिया हुआ है द्रव्यमान, आपको दिया हुआ है विस्थापन या फिर दूरी बोल दो। तो विस्थापन आपको दिया हुआ है, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, लेकिन आपको तो बल चाहिए। विस्थापन तो चलो ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4, बल कहाँ से मिलेगा। तो ये चीज़ सवाल में क्लियर करना चाहिए था, जो कि आपको नहीं किया गया यहाँ पर। मान लो कोई ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान 4 kg है, अगर हम इसको 6 kg है यहाँ पर, और हम इसको विस्थापित करेंगे किसी बल को लगा करके, बल को लगा करके मैंने 4 मीटर इसको विस्थापित कर दिया, आपसे कार्य पूछेगा, आप निकाल ही नहीं पाओगे। कैसे निकालोगे? जब तक आपको ये बल नहीं पता होगा तब तक इस बल के द्वारा किया गया कार्य आप कैसे निकालोगे।
आप नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछा गया है कि कोई 6 kg का वस्तु है, कोई 6 kg का वस्तु है, हम उस पर बल लगाते हैं और इसको 4 मीटर यानी कि h बराबर 4 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं। हालांकि सवाल में क्लियर करना चाहिए था कि हम वस्तु को उठा करके ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, वरना अगर कोई ये वाला केस समझे तो वो तो निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बल तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पर जो भी इंसान है जो बल लगाएगा, उसको बल लगाना पड़ेगा इसके भार के बराबर। भार से थोड़ा सा अधिक बल लगाया जाता है ताकि ये ऊपर उठे धीरे धीरे, क्योंकि भार के बराबर लगाएगा तो फिर ये तो उठेगा ही नहीं। ऊपर वाला बल और नीचे वाला जो इसका भार है, mg है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाया जाता है, लेकिन हम लोग सवाल को आसान करने के लिए ये मानकर चलते हैं कि हम भार के बराबर बल लगाएंगे। तो जो भी इंसान इसको उठाएगा वो कम से कम इस भार के बराबर बल लगाएगा। अब हम निकाल सकते हैं। अब हमें बल पता है कि कितना लगाया गया उठाने के लिए, और विस्थापन तो हम जानते ही हैं 4 मीटर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमारा बल है वो mg है। m का मान 6 है, g का मान आप 10 ले लो। यहाँ टाइप नहीं किया गया है, लेकिन जो सवाल पूछा गया होगा ना वहाँ पर 10 लिया गया हो, वहाँ पर 10 लिखा होगा। तो 6, g का मान हम यहाँ पर 10 लेंगे और h का मान 4 है, तो यहाँ से 240 जूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं होती है। मैंने आपसे कहा था जो तत्व जिस आवर्त में होगा, जो तत्व जिस आवर्त में होगा उसके परमाणु में उतना ही कोशों की संख्या होगी, उतनी ही कक्षाएं होंगी। ये मैंने आपसे कहा था प्रीवियस पार्ट में। तो तीसरे आवर्त में जो तत्व है उसके परमाणु में 3 कक्षाएं होंगी। पहला कक्षा को हम K बोलते हैं, दूसरे को L बोलते हैं, तीसरे को M बोलते हैं। तो KLM। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं उनकी बाह्य त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ होती है क्यूटीन। क्यूटीन ये पौधों को बचाता है वाटर लॉस से, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की वैसे भी कमी होती है। अगर वाटर लॉस हो गया तो पौधे वैसे भी मर जाएंगे। लिग्निन आपने देखा था पिछले ही पार्ट में, स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं की जो सेल वॉल है उसमें लिग्निन होता है, जिसके कारण वो सेल वॉल मोटी होती है। सेलुलोज आपने देखा था कि शैवालों के अंदर जो कोशिका भित्ति है उनमें सेलुलोज होता है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा ये mgh के बराबर होती है। m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वाकर्षण, h हो गया ऊंचाई। ए हमारा राइट आंसर। एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? पिछले पार्ट में मैंने आपसे बताया था कि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 यूनिट में इतना जूल होता है, तो 150 यूनिट में पूछा है तो आप क्या करेंगे? 150 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5.4 इंटू 10⁸ जूल आएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, तो 6 कार्बन अणु डैश कार्बन अणु में बदल जाता है। देखो, अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि ग्लूकोज है, 6 कार्बन वाला जो अणु है, ये कोशिका द्रव्य में पहुंचने के बाद पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। पायरुविक अम्ल ये 3 कार्बन वाला है। ये हो गया कोशिका द्रव्य में। और एक चीज आप ध्यान में रखो, यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है ना, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनाने वाला जो प्रक्रिया है, इसमें ना ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब इस पायरुविक अम्ल को टूट करके, इस पायरुविक अम्ल को अब अच्छे से पूरा टूटना है, टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और बहुत सारी एनर्जी बनानी है, तो इसके लिए चाहिए भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, चाहिए भरपूर मात्रा में, यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया इसको दे देता है। आपने देखा था पिछले सवाल में। लेकिन जब इसी पायरुविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो ये पायरुविक अम्ल ये लैक्टिक एसिड बना लेगा, ये लैक्टिक एसिड बना देगा। और ये जो प्रोसेस है ना, ये वाला, ये मसल सेल्स जो होते हैं, हमारी मांसपेशी की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, जब आप ज़्यादा भागदौड़ करते हो, तो आप थक जाते हो। थक इसलिए जाते हो क्योंकि जो आपकी कोशिकाएं हैं,
मांसपेशी की जो कोशिकाएं हैं उनमें ये ग्लूकोज टूट करके ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, टूट करके ये वाला प्रोडक्ट बनाया है। और ये लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। हमारा आंसर सी हो जाएगा। आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ऐसा अम्ल है जिसके कारण हमारी पेशी थक जाती है। आंसर आप टिक करते हो ना, लैक्टिक एसिड। तो इसीलिए आप टिक करते हो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब बनेगा? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिस परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। संयोजकता क्या होती है ये मैंने आपसे बताया हुआ है। बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होता है वही संयोजकता होता है। आप जानते हो कोई परमाणु है जैसे कि आर्गन, जैसे कि नियॉन, जैसे कि जेनॉन, ये सब जो तत्व है ना ये समूह 18 के तत्व हैं, ग्रुप 18 के तत्व हैं। और जो ग्रुप 18 के तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्यतम कोश इसका पूर्ण है। अगर बाह्यतम कोश पूर्ण है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन ये नहीं करेगा तो इसकी वैलेंसी 0। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि जो ग्रुप 18 के जो तत्व है, चाहे वो हीलियम ही क्यों ना हो, हीलियम याद रखना, ग्रुप 18 में एक हीलियम ही ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है। तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारे जो तत्व है ना इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कभी पूछे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तो 8 हो जाएगा, और संयोजकता कितना है तो वो 0 हो जाएगा। हीलियम के केस में आप खास करके ध्यान में रखना कि इसके केस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा, लेकिन वैलेंसी यहाँ भी हम 0 बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? हमारे पूरे आवर्त सारणी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन के पास, आप ध्यान में रखो FONCl, ये ऑर्डर ध्यान में रखो। फोन कॉल आप ध्यान में रख सकते हो क्या? फोन कॉल इस प्रकार से, फोन कॉल। फ्लोरीन पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन, उससे कम है ऑक्सीजन, उससे कम है नाइट्रोजन, और क्लोरीन नाइट्रोजन के बराबर है। अब यहाँ पर विकल्प के अनुसार हम टिक मारेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकता धातुओं से अधिक होती है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार, सोडियम से क्लोरीन की ओर अगर आप देखो जिस आवर्त में सोडियम है उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। लेकिन आपसे देखो सवाल में ये पूछा है कि सोडियम से क्लोरीन तक, आपसे आर्गन तक नहीं पूछा है, सिर्फ सोडियम से क्लोरीन तक। तो आप ये ट्रेंड ध्यान में रखना कि आवर्त सारणी में जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, और राइट में भी आपको केवल ग्रुप नंबर 17 तक ही जाना है, और टॉप टू बॉटम आते हैं, तो जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे परमाणु का जो आकार होगा ना वो घटेगा, और जब हम टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु का जो आकार होगा वो बढ़ेगा। लेकिन आवर्त में आपको केवल ये ट्रेंड ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यहीं तक आपको लगाना है। जो हमारा ग्रुप नंबर 18 का तत्व है जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, इन सब पर नहीं जाना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप नंबर 17 तक, तब परमाणु का जो आकार है वो घटता है। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा घटता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि हम आर्गन तक क्यों नहीं गए, हम क्लोरीन तक ही क्यों रुक गए? इसके पीछे लॉजिक ये है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हर आवर्त में जो अक्रिय तत्व होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है। यानी ये जो आर्गन है ना इसका साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। सोडियम से छोटा साइज था मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम से छोटा साइज था एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से छोटा था सिलिकॉन, सिलिकॉन से छोटा था फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर, सल्फर से छोटा था क्लोरीन। जब बात आया यहाँ पर आर्गन का तो ये उठ करके यहाँ पर चला आएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए आपसे केवल क्लोरीन तक ही पूछा गया है, आर्गन तक नहीं गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, हर आवर्त में जो अक्रिय तत्व होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा। यही कारण है कि हम बोलते हैं कि हमारे पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट है।
हाइड्रोजन और हीलियम। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इस हिसाब से क्या होता है, क्योंकि हम बोलते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन का जो साइज है वो हीलियम से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हीलियम ये अक्रिय तत्व है, इसीलिए ये अपने आवर्त में सबसे बड़ा साइज ले लेगा। ठीक है, सबसे बड़ा साइज ले लेगा। जो पहला आवर्त है उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही है, तो हीलियम का साइज ये बड़ा हो जाएगा, हाइड्रोजन का छोटा हो जाएगा। तो ये ट्रेंड आप ध्यान में रखना कि केवल आपको ग्रुप नंबर 17 तक ही लगाने हैं। पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन सबसे छोटा है और सीजियम सबसे बड़ा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तब बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। पिछले पार्ट में मैंने आपसे बताया था कि जो ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसमें जब हम पानी मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, भखरा चूना बनता है। जब हम इसका अभिक्रिया करवा दें कार्बन डाइऑक्साइड से तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताया हुआ था पिछले पार्ट में। ये सॉलिड है, हमने पानी डाला तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया और ये हो गया हमारा सॉलिड। ये होता है वाइट, ठीक है, वाइट पीपीटी सफ़ेद अवक्षेप। हमारा आंसर यहाँ पर सफ़ेद हो जाएगा। देखो दिवाली आने वाला है, आप में से बहुत सारे होंगे जो दिवाली में क्या करवाएंगे, पेंटिंग शेंटिंग करवाएंगे, घर का पोचाड़ा वगैरह करवाएंगे, तो दुकानों से चूना खरीद के लाएंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे दुकानों से चूना खरीद करके लाएंगे। जो दुकान से आपने चूना खरीद करके लाया वो था क्विक लाइम। फिर आप क्या करेंगे, उस चूने को एक कंटेनर में डालेंगे, उसमें आप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, वो भखरा चूना हो जाता है। यानी पहले तो क्या होगा, वो भखरा चूना होगा, फिर हम उसमें और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो वो एक एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा, जलीय विलयन बना लेगा। फिर जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप दीवारों पर लगाओगे, तो जब आप दीवारों पर इसको लगाओगे उस समय ये ज़्यादा नहीं चमकेगा, ज़्यादा शाइन नहीं करेगा, लेकिन सूखने के बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद वो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगेगा, शाइन करने लग जाएगा। जो दीवार है पूरा सफ़ेद दिखने लग जाएगा आपको। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अब दीवार है उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ चुकी है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट सॉलिड है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला, हवा से मिला। एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा, जब हम दुकान से चूना खरीद करके लाते हैं, कंटेनर में उसको डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो आप देखते होंगे कि कंटेनर जो है वो गर्म हो जाता है। ये जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो क्या हम इसे बोल सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्मा शेपी अभिक्रिया है। तो ये आपका एक ऊष्मा शेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कभी आपसे सवाल पूछे कि बताइए कौन सा ऐसा गैस है जब हम उसे चूने पानी से गुजारते हैं, चूना पानी बोलने का मतलब यही हो गया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम इसे चूना पानी से गुजारते हैं तो वो दूधिया हो जाता है। तो आंसर आपका वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट होता है, यही रिएक्शन होता है कि जब चूने पानी से हम कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये वाइट कलर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक संतृप्त, ठीक है, एक संतृप्त जिसे हम सैचुरेटेड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होगा, और अनसैचुरेटेड वो होता है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकता है। तो अनसैचुरेटेड में आपका कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड मिल जाएगा, या फिर दोनों मिल जाएगा। सैचुरेटेड में आपको केवल कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ आपको ये चेक करना है कि कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जो एल्केन होता है हमारा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इस फार्मूले पर देखो आपको B दिख जाएगा, C2H4। अगर हम कार्बन की जगह 2 डालें तो यहाँ पर 2 और गुने में 2 4 और प्लस 2 6, C2H6। B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये है हमारा एल्काइन, ये है एल्काइन और ये है एल्कीन, यानी ये है एल्काइन का सदस्य और ये है एल्कीन का सदस्य। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है सिंपली CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो जो एल्काइन होता है, एल्कीन होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है, और जो एल्केन होता है वो सैचुरेटेड होता है, क्योंकि एल्केन में आपको केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा कार्बन कार्बन के बीच। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। जो दंत चिकित्सक है, दांत के डॉक्टर है,
वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करेंगे? ताकि जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखे। तो छोटा वाले को तो आप काट दो, छोटा वाला तो नहीं होगा। अब डॉक्टर को दांत देखना है तो सीधा देखेगा ना, वो ऐसा दर्पण क्यों इस्तेमाल करेगा जिसमें दांत उसको उल्टा दिखे, सीधा दिखेगा। तो सीधा मतलब आभासी। एक तो हमने समझा कि बड़ा होगा और दूसरा समझा कि सीधा होगा। तो जो प्रतिबिंब आभासी होता है वही सीधा होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। और अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसा केस है आभासी प्रतिबिंब बनने का, और वो केस कौन सा है? जब वस्तु पोल और फोकस के बीच हो। जब वस्तु पोल और फोकस के बीच हो, पोल बोले तो ध्रुव। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, फोकस बिंदु के बीच हो, तब जो प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में वो सीधा होता है। सीधा बोले तो आभासी होता है और बड़ा होता है। बाकी कोई सा भी केस उठा करके देख लो, आपको हमेशा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। बस यही एक केस है जिसमें कि अवतल दर्पण के केस में आपको सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाता है तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा? बल एक सदिश राशि है, दिशा इसमें मायने रखता है। तो एक वस्तु है, इस पर दो बल लग रहा है। एक बल है F1 मान लो, यह 10 न्यूटन का है। दूसरा बल है F2, ये मान लो 5 न्यूटन का है। दोनों को दोनों एक ही दिशा में है, दोनों जो है वो एक ही दिशा में काम कर रहा है। तो सिंपली जो हमारा F नेट आएगा ना टोटल, वो ऐड कर दो इसको 15। लेकिन मान लो ये 5 न्यूटन का जो बल है ये उल्टे डायरेक्शन में लगता तो वस्तु किधर जाता? वस्तु इधर जाता, क्योंकि 5 न्यूटन यहाँ से 5 न्यूटन को कैंसिल कर देता। जो नेट फोर्स आता वो 5 न्यूटन आता और ये इस डायरेक्शन में आता, यानी कि तब जो हमारा F नेट होता वो 5 ही न्यूटन होता, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन था। तो जब डायरेक्शन सेम हो तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो हम माइनस कर देते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति होगी। एनर्जी बराबर क्या होता है? पावर इंटू में टाइम होता है, और पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। मैंने आपसे कहा था अगर आप किसी वस्तु को किसी हाइट पर, मान लो किसी h हाइट पर उठा करके लेकर के जाओगे तो आप कुछ काम करोगे, कुछ आप कार्य करोगे, क्योंकि आपने बल लगाया है ना उसको ऊपर उठाने के लिए। जितना आप कार्य करोगे वही कार्य इस वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा है इसके पास, और ये स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है। बस यहाँ पर आप डाल दो, जो हमारा शक्ति है वो mgh और बट्टे में t हो जाएगा। m का मान 80 है, g का मान 10 लेना है, h का मान 40 है और t हमें लेना है 50। आंसर जूल प्रति सेकंड में है। जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं, यानी कि SI मात्रक में तो सारे वैल्यू SI मात्रक में हम पुट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 0 से यहाँ पर 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 से 40 खत्म होगा 8 टाइम्स, और यहाँ से हमारा जाएगा 640 जूल पर सेकंड, या फिर इसी को वॉट बोल सकते हैं। 640 बी हमारा राइट आंसर। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक जा सकेगी? कोई लड़की है वो रस्सी पे चढ़ती है, रस्सी पे ये चढ़ती है, हमें नहीं मालूम कितनी ऊंचाई पर गई, हमें नहीं मालूम ये कितनी ऊंचाई पर गई, लेकिन जब ये रस्सी पर चढ़ करके किसी न किसी पॉइंट पर गई होगी, कोई ना कोई अंतिम बिंदु जरूर होगा। तो ये जो लड़की है इसके पास अब स्थितिज ऊर्जा है। जमीन से h हाइट पर गई रस्सी पर चढ़ करके, तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा है, और यही स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगा। एनर्जी बराबर हम जानते हैं पावर इंटू में टाइम होता है, और जो एनर्जी है इसके पास वो क्या है? mgh है, mgh है। पावर देखो आपको डायरेक्ट दे रखा है 160, टाइम आपको डायरेक्ट दे रखा है 20। यहां से हम h लिख सकते हैं 160 गुने में 20 और बट्टे में mg, लेकिन आपको m नहीं दे रखा है। m आपको नहीं दे रखा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर mg का मान दे रखा है। देखो 40 न्यूटन जो भार होता है वही तो mg होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे, mg की जगह पर पुट कर देंगे 40। तो 1 0 से ये 1 0 खत्म हो जाएगा, 4 से ये 16 खत्म हो जाएगा 4 टाइम्स में, तो यहाँ पर 80 मीटर हमारा राइट आंसर।
प्रोटीन की जानकारी करने वाले डीएनए के भाग को डैश कहा जाता है। डीएनए का वह टुकड़ा जिसके पास प्रोटीन की जानकारी है उसे जीन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। पराध्वनि का मतलब क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि जो साउंड है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से अधिक है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाएगा। उसी को हम हिंदी में पराध्वनि बोलते हैं। तो जो डॉल्फिन होता है, हमसे पूछा है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो जो डॉल्फिन होता है, जो पर्पोइज होता है, जो बैट्स होते हैं, ये सारे के सारे मैमल्स हैं, सारे के सारे स्तनधारी हैं। ये सब प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, पराध्वनि। तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा। हाथी हो गया, वेल हो गया, राइनोसिरस हो गया, ये सारे के सारे इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रासोनिक बोले तो अवश्रव्य ध्वनि, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर और द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg। तो ये हमारा पार्ट 5 यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।